हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम MCM सीजन 1 के फाइनल टर्म के हवाले से देखेंगे। ये हमारे सब्जेक्ट हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड है। तो यहाँ से आगे लेसन 19 टू लेसन 45 आई हैव डिफाइंड द मेन टॉपिक्स। उसमें जितने भी सब टॉपिक्स के उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है और एक एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है। तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत लार्ज डेटा को मैंने बहुत ही एक छोटे फ्रेमवर्क में पुट किया हुआ है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेसन 19। इस टॉपिक का नाम है मेकिंग अ गुड स्पीच। तो मेन टॉपिक जो हमारे डेफिनेशन है, गुड गुड स्पीच खुद ही क्या है, व्हाट इज अ गुड स्पीच। So, the process of preparing and delivering a speech effectively, focusing on engaging and influencing the audience. This is the process of making a good speech. तो इन सब नीचे जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको कंसिडर करेंगे तो ये एक गुड कम्युनिके स्पीच बन जाएगा। तो टॉप पे आता है कीप योर ऑडियंस इन योर माइंड। ठीक है, definition है the key to making an effective speech is to keep the audience need and perspective in mind, ensure that your message is relevant to them and that they can easily follow your ideas. तो इसके एग्जांपल में आता है इफ यू आर स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ टेक एक्सपर्ट्स योर स्पीच विल डिफर फ्रॉम डायरेक्ट एज बिगिनर्स और द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो सेकंड पे आता है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप जितने भी लेसन है हमारे उसके जो मेन है टॉपिक है उसको आप माइंड में रखिए। इसके बाद जो सब टॉपिक्स है उसको आप माइंड में रखिए, तो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड देख के आपको समझ में आ जाएगा कीप योर ऑडियंस इन योर माइंड। तो इसके आगे आप डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेकंड टॉपिक, इसको भी माइंड पर रख लें। स्पीक स्लोली वेगरसली एंड enthusiastically। आराम से बोलना होता है और विगरियसली में क्या आपको क्या बताऊँ उर्दू में। इसको आप कह सकते हैं, मतलब एक भरपूर तरीके से आप, ऐसा ना हो कि आप खुद ही कॉन्फिडेंस लूज या जो जो मेन पॉइंट है उसको लूज करके आप तो इधर उधर के वो करें तो ऑडियंस के कंसंट्रेशन कहीं और चले जाएंगे। तो definition is speaking too fast or too slow can lose the audience attention. Speaking with energy ensure that your message is compelling. ठीक है, इसके एग्जांपल में आता है a motivational speaker might raise their energy level to keep the audience engaged, whereas a technical speaker may slow down to clarify complex concept। ठीक है, तो ये ज़ाहिर सी बात है, टेक्निकल कोई स्पीकर्स कोई लॉजिक डिफाइन कर रहा हो, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ता है ताकि सबको समझ में आ जाए। एक जो जनरल और एक आम इंफॉर्मेशन है वो समझ जाएंगे, थोड़ा सा फास्ट भी बोलें लेकिन इतना फास्ट नहीं बोलना कि उनके सर के ऊपर से चले जाएं। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन है। इसके बाद है थर्ड, इसके सब टॉपिक में आता है use gestures to accent points। Definition: use body language and hand gestures effectively helps highlight key points and makes your delivery more engaging। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में आता है when describing growth or increase your you could gesture upward to emphasize the message। इसके बाद है maintain eye contact। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आप सब टॉपिक्स को आपने माइंड में रखना है और जो मेन टॉपिक है उसको माइंड में रखना है, फिर आप डिफाइन खुद से कर सकते हैं। ये कम टाइम में आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी से हो जाए, तो ये इसका एक टेक्निक है। तो इसके अलावा मैंने ये डॉक्यूमेंट इसे उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को भी गेट करके आप इसको रीड कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप रीड कर सकते हैं। तो मेंटेन आई कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या है, कीपिंग आई कांटेक्ट विद ऑडियंस क्रिएट अ कनेक्शन and show confidence। it also allow you to gauge the audience reaction। ठीक है, जब आपकी नज़र उनके ऊपर नहीं होंगे कहीं और होंगे तो इससे फोकस हट जाएगा। मतलब ये भी नहीं कि आप किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर बिल्कुल आई कांटेक्ट उसके साथ करके रखें, मतलब पब्लिक में सबके साथ आपने आई कांटेक्ट करना है। ठीक है, इसके एग्जांपल में आता है लुकिंग एट द ऑडियंस व्हाइल स्पीकिंग इंस्टेड ऑफ एट द फ्लोर और सीलिंग हेल्प मेंटेन देयर अटेंशन। जब आप उस उन्हीं की तरफ देखेंगे ऑडियंस जो आपके
स्पीच सुन रहे हैं, आप उनकी तरफ देखें तो उन ऑडियंस के अटेंशन है वो आपकी तरफ रहेगा। अगर आप छत को देखना स्टार्ट करें, लेफ्ट राइट दीवारों को देखना स्टार्ट करें या फ्लोर को देखना स्टार्ट करें, या जो आपने लिख के लाया हुआ है उसके ऊपर, टेबल के ऊपर कुछ लिख के ना भी लाया हुआ हो, आप डेस्क के ऊपर देख के बोलना स्टार्ट करें तो इतना कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट सब टॉपिक, अवॉइडिंग मेमोराइजिंग और रीडिंग द प्रेजेंटेशन। तो डिफिनेशन, स्पीच could should feel नेचुरल एंड कन्वर्सेशनल, नॉट लाइक यू आर रीडिंग और रिसाइटिंग फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, इस तरह नहीं कि जिस तरह कहते नहीं है, आप रट्टा लगा के फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना। कन्वर्सेशनल रखना है, जैसे मतलब आप खुद उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है यूज ब्रीफ नोट्स टू गाइड यू। नोट्स आपने यूज़ करना है, ये नहीं कि आपने इतने नोट्स लिख के लाया है बस उसी को देख के पढ़ता रहें, तो जो ऑडियंस है उसको भी लगेगा ये बस जो डॉक्यूमेंट पे राइट आउट है उसको रीड रीड कर रहे हैं बस। तो एग्जांपल में था, instead of reading a script, an effective speaker may use index cards with key points to keep the speech flowing। ठीक है, इसके बाद है रिहर्स योर प्रेजेंटेशन। इस तरह हम कहते नहीं है रिहर्सल करो, ये उसकी बात हो रही है। तो डिफिनेशन है, प्रैक्टिस इंश्योर्स दैट यू आर कंफर्टेबल विद द कंटेंट, टाइमिंग एंड डिलीवरी। रिहर्स until you can deliver your message clearly and confidently। यानी प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, जो हम हमारे वहाँ बोलते हैं दरमियान, रिहर्सल नहीं कहते, वही रिहर्स मीन्स है। एग्जांपल में, प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और रिकॉर्डिंग योर self helps fine tune your speech delivery। Next है, become a familiar with Rome। Definition, knowing the environment where you present help you adjust your volume and approach। जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपने स्पीच आउट करना है वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले कि कितने लाउड मैंने बोलना है, कितना स्लो बोलना है। तो एग्जांपल में था, if you are giving a presentation in a large hall you may need to speak more loudly and clearly than if you are speaking in a small room। इसके बाद आता है लेसन 20, हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मेन टॉपिक में आता है, मेन यही मेन टॉपिक है। इसका डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस ड्यूरिंग और आफ्टर अ प्रेजेंटेशन। तो इसके सब टॉपिक्स में आता है एंटिसिपेटिंग क्वेश्चंस। एंटिसिपेटिंग क्वेश्चंस क्या है, इसका डेफिनेशन है, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस द ऑडियंस में आस्क। एंटिसिपेट्स हेल्प्स यू प्रिपेयर क्लियर एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स। यानी जिस टॉपिक के ऊपर आप स्पीच उनको देने जा रहे हैं, तो आप खुद से प्रेडिक्ट करें, अंदाज़ा लगाएं कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑडियंस की तरफ से, तो आपने उनकी तैयारी करना है, तो आप अच्छे से उनके साफ, वाज़ेह और सही जवाब दे सकते हैं। एग्जांपल में आता है, इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग अ न्यू प्रोडक्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन प्राइस, फीचर्स एंड अवेलेबिलिटी। ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है आंसरिंग क्वेश्चंस। Definition है, providing well thought out responses to questions asked by the audience ensure that you are prepared and knowledgeable। Example में, if you ask how a new software product works, give a concise and clear explanation of its features। इसके बाद आता है revising the presentation based on questions। Definition है, if a particular question is asked frequently, you may want to revise your presentation to address it more effectively in the future। Example में, if multiple audience members ask about the pricing of a product, you may choose to address pricing earlier in the presentation। Rehearsing a question and answer session, practice answer questions ahead of your time so that you can handle them smoothly without losing your composure। Example में, rehearse with a colleague or friend who plays the role of an audience member to get used to real-time questions। यहाँ तक हमारा लेसन 20 एंड हो चुका है। तो फिर मैं रिपीट करूँ कि आपने जो सब टॉपिक्स हैं, जिस तरह एंटिसिपेटिंग क्वेश्चंस हैं, इसका क्या मतलब है। तो एंटिसिपेटिंग क्वेश्चंस वो आपने प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट, आपको इसका मतलब पता हो तो आप खुद से लिख सकते हैं। आपने सब टॉपिक्स को आपने याद रखने। सब टॉपिक्स में क्या आता है, एंटिसिपेटिंग क्वेश्चंस, आंसरिंग क्वेश्चंस, रिवाइजिंग प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, रिहर्सिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। बस यही याद रखना है, आप वेल आंसर दे सकते हैं।
अच्छे आंसर दे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेसन 21 है रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस एंड आंसर। तो डेफिनेशन क्या है? द स्किल ऑफ लिसनिंग टू अंडरस्टैंडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ऑडियंस इन a clear and professional manner। ये सब टॉपिक्स में आता है। Listen attentively, listen to the question carefully, ensure that you fully understand what the audience is asking so you can respond accurately। दूसरा इसका टॉपिक है listen the nature and intent of the question। Definition: understand the underlying purpose or concern behind a question to provide the most relevant and appropriate response। आपने फिर वही करना है जो सब टॉपिक्स है उनको आपने मिनिमम आपने इनको याद कर लेना है। ठीक है, ये न करे तो फिर आपका पेपर आप सही से कर नहीं सकेंगे। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका यही बता रहा हूँ कि आपने सब टॉपिक्स को अपने माइंड में रखना है। इसके बाद आता है अफर्म द क्वेश्चनर्स। डिफाइन डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड द पर्सन आस्किंग इट, दिस शो रिस्पेक्ट एंड foster a positive relationship। एग्जांपल में आते हैं दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड यू आस्क। यानी अफर्म द क्वेश्चनर्स को अप्रिशिएट करना, ये मतलब है ताकि जो हमारा स्पीच है वो अच्छे से डिलीवर हो सके और जो ऑडियंस है वो सही से हमारा आंसर हो उसको सुन सकें। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन क्लियरली एंड कंसाइजली। क्लियरली एंड कंसाइजली वर्ड आपके माइंड में आ जाए तो आपको पता है कि इसको डिफाइन कैसे करना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपने सब हेडिंग्स सब टॉपिक्स या इसके आप पार्ट्स भी कह सकते हैं, इनको आप माइंड में रखिएगा तो आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्ट रिस्पॉन्स विदाउट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द एक्सप्लेनेशन, कीप आंसर ब्रीफ टू द पॉइंट। एग्जांपल में था इफ आस्क हाउ अ प्रोसेस वर्क्स, आंसर डायरेक्टली विदाउट गोइंग ऑफ टॉपिक। इसके बाद आता है 5 पे डीलिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस। डेफिनेशन है इफ फेस विद अ डिफिकल्ट और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिमेन calm and composed if unsure, offer to get back to the person after the presentation। यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपने फेस कैसे करना, ये नहीं कि आप हो सकता है वो क्वेश्चन रिलीवेंट हो लेकिन आपको एक्सपेक्टेड ना हो। यानी आपने उसका क्या नहीं किया जो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। एंटिसिपेट आपने नहीं किया हो तो आप, यानी एंटिसिपेट में आपका वो शामिल ना हो, ठीक है क्वेश्चन, तो आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो सकता है। तो आपने उसको डील कैसे करना है। तो इसके लिए आपने बिल्कुल काम रहना है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए और उसके बाद आपने उस बंदे से मिलना है, ठीक है, ताकि उससे ये हम कन्वर्सेशन कर सकें कि आपने ये क्वेश्चन किस क्यों किया था और आप इसका आंसर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये बहुत ठीक है। एग्जांपल में इफ समवन आस्क फॉर सेंसिटिव डेटा यू डोंट हैव, यू कैन से आई डोंट हैव दैट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन राइट नाउ बट आई विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू आफ्टर द सेशन। ठीक है, यही कि आप मतलब ये सेशन के बाद जाके उससे मिले और उससे पूछें ये क्वेश्चन आपने क्यों किया था, ये आपको क्यों चाहिए, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सो ऑन। इसके बाद लेसन 22 सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टडिंग्स। Definition: in the environment where a presentation occurs play a crucial role in influencing both the speaker and audience। साइकोलॉजिकल सब टॉपिक टॉप पे है, साइकोलॉजिकल सेकंड पे है, परसेप्चुअल थर्ड पे, स्पीकर कंसंट्रेशन फोर्थ पे, कंफर्टेबल फॉर ऑडियंस फिफ्थ पे, सिटिंग अरेंजमेंट एंड सो ऑन। तो इनका डेफिनेशन है साइकोलॉजिकल का फिजिकल फैक्टर्स लाइक लाइटिंग एंड स्पेस अफेक्ट द ऑडियंस इमोशनल रिस्पॉन्स एंड फोकस। एग्जांपल में था ब्रीफ एंड स्पेशियस रूम हेल्प कीप द ऑडियंस अलर्ट। Perception: the setting conveys message about professionalism and importance through its design and atmosphere। Example में था a net well-organized room convey professionalism। Speaker concentration: distraction in the settings make it harder for the speaker to focus and deliver effectively। Example में था noise or uncomfortable setting distract both the speaker and audience।
comfortable for the audience. Definitely, a comfortable environment enhance the audience attentiveness and participation. Example में the proper setting in climate control help maintain focus. क्या मतलब है क्लाइमेट कंट्रोल से? यानी ये ना हो कि मतलब जहाँ कोई आप ये अरेंज करने जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो या गर्मी हो, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि फोकस एक ही जगह पे रहे। ऐसा ना हो कि उसको सर्दी लगने लगे फिर वो अपने आप को उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दे, या गर्मी लगे तो वो उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दे। इसका मतलब ये सेटिंग अरेंजमेंट डिफिनेशन है, द सेटिंग अरेंजमेंट शुड फैसिलिटेट easy interaction and focus on the speaker. Example में the U-shaped sitting fosters better interaction with the speakers. इसके बाद हमारा 23rd स्टार्ट होता है विजुअल एड्स. The tools like slides, charts, and videos that enhance the effectiveness of presentations by adding comprehension and retention. Subtopics में why visual aid? Visual aid clarify points, hold attention, and help with memory retention. Example में a chart illustrating growth helps clarify trends better than words alone. Types में आते हैं. Types different media can be used to support a message from slideshow or flip cards. Example में the computer based presentation slides, flip charts and videos. Effective use of visual aids. Visual aids should be clear, simple and direct related to the message. Example में आता है using bullet points to summarize key ideas without overwhelming the audience. Next है हमारा 24th, writing persuasive message. Crafting message intent to influence or convince the audience to adopt a particular belief, attitude or action. टॉपिक का डेफिनेशन हमारा ये है. टाइप्स में आते हैं. टाइप्स क्या है? मैसेज डिजाइन टू कन्विंस और परसुएट एन ऑडियंस. ठीक है. एग्जांपल में आते हैं सेल्स लेटर्स, एडवर्टाइजमेंट कॉपी एंड मोटिवेशनल स्पीचेस. ऑडियंस एनालिसिस understanding the audience value, needs, and attitude to tailor the message effectively. Example में the message aimed at the business audience might emphasize efficiently and cost saving. Appeal in persuasion. Definition है persuasive message use logical, emotional or ethical appeal to persuade the audience. Example में आता है charity use emotional appeal while a product advertisement use logical benefits. Fourth पे structure of persuasive message. Definition of topical structure involves presenting a problem, offering a solution and promoting action. Example में आता है marketing message might describe a need, offer a product as a solution and include a call to action. ठीक है. फिर मैं आपको रिपीट करूँ आपने हर लेसन के जो सब टॉपिक्स हैं उनको आपने माइंड में रखना है ताकि अच्छे से आप प्रिपरेशन हो जाए. जब सब टॉपिक आपके माइंड में होंगे आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट ceremonial speeches. Lesson 25. Speeches delivered at ceremonies or formal events to mark significant occasions or transition. Subtopics tributes, speeches that honor someone's achievement or contribution. Example with a speech given at a retirement party honoring the retirees' years of service. Next, acceptance. Speeches made to acknowledge and express gratitude when receiving an award or recognition. Example, an acceptance speech at an award ceremony. Inspiration. Speech is intended to motivate or uplift the audience. Example, a commencement speech that encourages graduates to pursue their dreams. After dinner. Light-hearted speeches given after a meal, often entertaining or reflection. Example, a humorous speech delivered after a formal dinner. Master of ceremonies. The person who managed the event, introducing speakers, and keeping the program on track. Example, a host introducing speakers and ensuring the event proceeds smoothly. From here, lesson 26, which is writing resumes. The process of creating a formal document that outline an individual's qualifications, skills, and experience for employment. Subtopics: resume structure, definition, organizing the resume into a clear section like contact info, experience, education, and skills. Example: a resume starting with the contact detail followed by a professional experience, then education. Highlighting skills, emphasizing the skills and abilities that align with the job being applied for. Example: listing technical skills such as proficiency
in specific software programs, tailoring for the job, customizing the resume for each job application by highlighting the most relevant experience and skills. Example, emphasizing leadership experience for a managerial position. Next, for formatting and length definition, ensuring the resume is easy to read with a professional layout, typically 1 or 2 pages. Example, using bullet point for experience in avoiding unnecessary details. From here to onward, lesson 27. Studied which is writing business letters. Writing formal letter for professional purposes often related to business communication subtopics. Formal tone, maintaining a professional and polite tone throughout the letter. Example, using dear Mr. Smith instead of Holy John in a business letter. Second subtopic is clear purpose definition. Clearly stating the purpose of the letter, whether it's to request information, make an inquiry, or deliver an offer. Example, I am writing to inquire about your services in an inquiry letter. Structure and formatting. The following standard format for business letters, including the sender's address, date, recipient's address, subject, and salutation. Example, including the date under the sender's address and closing with a professional sign off like sincerely. Next one is politeness and professionalism. Definition, using respectful language to ensure the letter is well received. Example, using a phrase like please feel free to contact me or thank you for your consideration. Till here, or lesson 27 is ended. From here 20 ad has been started. Elements of effective written communication. What is the definition? The key factor that contribute to clear, concise, and impactful written communication. Subtopic, clarity. What is the definition? Ensuring the message is easy to understand without ambiguity or confusion. Example, using simple language to explain complex concept. Conciseness definition, avoiding unnecessary words or information to deliver the message in a straightforward manner. Example, we need the report by Tuesday instead of it. It would be really appreciated if you could provide the report by next Tuesday. Tune definition, the attitude conveyed through the writing which should align with the purpose and audience. Example, using a formal tune in a business email and a friendly tune in personal message. Structure, organizing the content logically with clear paragraphs and headings. Example, writing a report with an introduction, body, and conclusion. Next one is proofreading, reviewing the written content for error in grammar, punctuation, and spelling. Example, checking for the spelling mistakes before sending a formal letter to a client. From here, lesson 29 started, which is understanding the writing process. With the definition, the steps involved in creating effective written communication, from brainstorming ideas to final editing. Subtopics or pre-writing. What is the definition? The initial stage where you plan, gather information, and organize throughout before beginning the actual writing. Example, creating an outline before writing a report. Writing, the definition, the phase where the actual composition happens, turning ideas into text. Example, writing the first draft of a report, focusing on getting ideas down without worrying too much about perfection. Next one is revising, the definition, the process of reviewing the draft to improve clarity, structure, and content. Example, rearranging paragraphs in an essay to ensure a logical flow of ideas. Next one is editing. What's the definition? The final phase where grammar, spelling, and punctuation error are corrected and the text is refined. Example, checking for grammar mistakes and ensuring consistent formatting in a business letter. Next one is 30, preparing for effective business writing. The uh, preparatory steps that enhance the quality and effectiveness of the written business communication. What are the subtopics? Which are identifying purpose and definition, clarifying the goal of the written communication to ensure it align with the intent outcome. Example, understanding whether the goal is to inform, request, persuade, or respond. Next one is audience awareness definition, considering the needs, expectation, and background of the audience to tailor the message accordingly. Example, writing a formal letter to a business executive with a professional tone and a casual memo to colleague with a friendly tone. Collection information definition, gathering all necessary data and facts before starting writing a process to ensure accuracy. Example, researching statistics for a report before drafting the content.
Next one is planning and outlining. Definition: organizing to our the structure, the content logically before beginning the writing. Example: creating an outline for a proposal, highlighting key points and sections. Next one is 31, which is organizing stage. What's the definition? The stage in the writing process where ideas are structured in a logical order to make message clear and coherent. What are their subtopics? फिर से आपको मैं रिपीट करूँ, आपने सब टॉपिक्स को आपने माइंड में रखना है, ठीक है? तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, कम अज़ कम ये कर सकते हैं। अगर आप ये सारा माइंड में नहीं रख सकते हैं, इसको याद नहीं कर सकते, तो आप मेन हेडिंग्स को आप याद रख लीजिएगा, फिर आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सब टॉपिक्स क्या है? क्रिएटिंग एन आउटलाइन, इसका डेफिनेशन है डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द कंटेंट, डिवाइडिंग इट इनटू सेक्शन और पैराग्राफ्स। एग्जांपल में आता है फॉलो रिपोर्ट क्रिएटिंग सेक्शन लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट वन क्या है? ग्रुपिंग रिलेटेड आइडियाज। डिफाइनिंग definition क्या है? ensure that similar ideas are placed together to maintain a logical flow. Example: grouping all financial data in one section for a report rather than scattering it throughout. Next one is prioritizing information. Definition: deciding the order in which information will be presented, ensuring the most important point come first. Example: in a proposal, highlighting the key benefit at the start before delving into technical details. Next one is 32, drafting stage. What is the definition? The stage where the actual writing of the document occurs, transferring and organize ideas into complete sentence and paragraphs. Subtopics: writing the first draft, creating a rough version of the document, focusing on getting ideas onto paper without worrying about perfection. Example: writing the first draft of the business email, including all necessary points, even if it's not yet polished. Next one is focusing on content, not perfection. What is the definition? The initial draft should focus on the content and structure, leaving editing and refinement for later. Example: writing a report draft quickly without fixing spelling mistakes or sentence structure errors. Avoiding overthinking. It's important not to get bogged down by minor details during the drafting stage. The focus should be on getting the message across. Example: writing presentation script without worrying about exact word choice while will be fine-tuned later. From here onward, lesson 33 started editing stage. Definition: the stage of the writing process where the content is reviewed and refined to improve clarity, structure, and accuracy. Subtopics: improving clarity and conciseness. Definition: ensuring the message is clear and free and from unnecessary word or confusion. Example: rewriting complex sentences to make them easier to understand. And next one is checking grammar and punctuation. Definition: the correcting grammatical error, punctuation mistakes, and ensuring sentence structure is accurate. Example: fixing a sentence like she go to the office every day to she goes to the office every day. Next one is ensuring consistency. Definition: making sure the document follow a consistent tune, style, and formatting throughout. Example: ensuring all headers follow the same style and format in a report. Refining sentence structure. Definition: adjusting adjusting sentence structure for better flow and readability. Example: changing passive voice to active voice to make the sentence more direct. Next one is lesson 34, direct request letter. Definition: letter in which the writer makes a direct request for information, action, or assistance from the recipients. Subtopics: structure of direct request letter. These letters typically include a clear request reporting information and courteous closing. Example: a letter requesting an appointment with a potential client, outlining the proposed meeting details and why it's important. Next one is clear and direct request definition. The request should be specific and easily understood by the recipients. Example: I would like to schedule a meeting for the next week to discuss the new project. The next one is politeness and professionalism, which include uh, even though the request is direct, it should remain polite and professional. Example: I would appreciate if you could provide the request document by Friday. From here to onward, lesson 35 started. A request letter, main topic was the definition. Letters are written to us for information, permission, or action from the recipient, typically formal in nature. Subtopics: purpose of a request letter. Definition: the primary goal is to obtain something
specific from the recipient whether it's information or approval. Example, a letter asking for a leave of absence from working or requesting a reference letter. Next one is clear and concise language. फ्रॉम हेयर टू ऑनवर्ड मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। उसी को आपने माइंड में रखना है। आप डिफाइन खुद से कर सकते हैं जब आपको सब टॉपिक्स जहन में आ जाएं, तो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सब टॉपिक्स को आपने माइंड में रखना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो जाए। तो लेसन रिक्वेस्ट लेटर के सब टॉपिक्स क्या है? पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट लेटर्स, नेक्स्ट है क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज यूज करना है हमने, पोलाइटनेस और टोन को भी अच्छे से रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा लेसन 36 स्टार्ट होता है हैंडलिंग फीडबैक्स, यानी आप दे चुका या प्रोडक्ट या जो भी कुछ कर चुके, इसके बाद फीडबैक लेने का यहाँ से लेसन हमारा स्टार्ट होता है। तो सब टॉपिक्स में आते हैं रिसीविंग फीडबैक, इंटरप्रेटिंग फीडबैक, रिस्पॉन्डिंग टू फीडबैक, यूजिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। जाहिर सी बात है फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। जब इंटरप्रेट का मतलब होता है समझ जाना, जाहिर सी बात है सबसे पहले हम रिसीव करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे क्या वो बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद उसको रिस्पॉन्ड देते हैं, या उसको हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये क्यों किए, फिर उसके बेस पे हम इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ से आगे सेल्स लेटर, तो सब टॉपिक में आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स लेटर्स किस तरह हो। इसके बाद आता है पर्सनलाइज अप्रोच हो, हाईलाइटिंग बेनिफिट्स, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, ये सब इंक्लूड होना चाहिए किसमें, सेल्स लेटर में। ये सब टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स लेटर, एक अच्छा सा और ग्रेबिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए और पर्सनलाइज अप्रोच होना चाहिए। यानी जाहिर सी बात है लेटर्स जब आप किसी को लिखते हैं तो उसमें आप उसको उसके जो वीक पॉइंट हो या कुछ भी हो उसको पॉइंट आउट करके आप जो प्रोडक्ट आप वो करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, उसके बारे में उसके आप एडवांटेज आप उसको बयान करेंगे। इसका मतलब है पर्सनलाइज अप्रोच। इसके बाद हाईलाइटिंग बेनिफिट्स, और इसके बाद बेनिफिट्स भी आप करेंगे। इसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, ये भी उसमें इंक्लूड है। इसके बाद है 30 डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर्स, उसको कैसे आपने करना है। तो इसके बाद डिलीवरिंग द बैड न्यूज़, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव टोन, ऑफरिंग अल्टरनेटिव और सोल्यूशन। इसके बाद है कंक्लूडिंग पोलाइटली, ठीक है। इसके बाद है 39 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग क्या है, इसके सब टॉपिक्स आएंगे। स्टाइल ऑफ राइटिंग द फॉलो एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन इज पोलाइट, यानी फॉर्मल राइटिंग में पोलाइट हमने प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना है, और किस चीज़ से अवॉइड करना है, कोलिगुलिज्म से। इनफॉर्मल में यानी आप इनको सब टॉपिक्स की तरह याद रख सकते हैं। पोलाइट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मल के लिए। और इनफॉर्मल के लिए मोर कैजुअल स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफन यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन अमंग फ्रेंड्स, यानी जो आपका जो दोस्त यार या कोलीग वगैरह होते हैं उसके लिए इनफॉर्मल होते हैं। जब आप बॉस को लिख रहे होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। तो इससे आपके जहन में खुद सब टॉपिक्स आना चाहिए। यूज एंड वोकैबुलरी, इन दोनों में डिफरेंट होता है। सिचुएशनल यूज, इसके बाद होता है हमारा राइटिंग अ रिपोर्ट, लेसन 40, रिपोर्ट स्ट्रक्चर किस तरह से हो। इसके बाद है गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, ये किसके लिए, रिपोर्ट के लिए। गैदर और ऑर्गेनाइज, पहले हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, इसके बाद ऑर्गेनाइज करना होता है। इसके बाद आता है प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स, इसके बाद ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। From here to onward, lesson 41, writing persuasive message. What is persuasive message? Continuing the study of writing persuasive messages aimed at influencing the audience's attitude, belief or behaviors. इसके सब टॉपिक्स में आते हैं बिल्डिंग credibility, appealing to emotion, logical reasoning, call to action. Lesson 42, writing persuasive letter. सब टॉपिक में आता है इंट्रोडक्शन एंड पर्पस, बिल्डिंग द आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट वन इज एड्रेसिंग कंसर्न, क्लोजिंग विद अ कॉल टू एक्शन। यहाँ से आगे 43 प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रिपरेशन, ऑडियंस इंगेजमेंट, बॉडी लैंग्वेज। इसके बाद वॉइस कंट्रोल, हैंडलिंग क्वेश्चंस, इट इज से। लेसन 44, राइटिंग रिज्यूमे, रिज्यूमे स्ट्रक्चर किस तरह से हो। टेलरिंग फॉर द जॉब, किसी भी जॉब के लिए वो करो तो उसको हम हाईलाइट करना होता है। प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। हाईलाइट की स्किल्स एंड अचीवमेंट, जिस चीज़ के लिए कर रहे हो वो स्किल्स हम पहले रखेंगे। लेट्स सपोज आपके पास बहुत से स्किल्स हैं
तो जिसके लिए आप रिज्यूमे सेंड करने जा रहे हो, शेयर करने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड स्किल आपने पहले हाईलाइट करना है। इसका मतलब ये है, ये हमारा आखिरी है ओवरव्यू एंड कंक्लूजन। समरी ऑफ की लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ skills, final thoughts, encouragement for continuation improvement। तो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।